कहता है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ऊपर, व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट, जब वो किसी पैरेलल प्लेट के दरमियान रखा होता है बेटा। ठीक है, अब पैरेलल प्लेट कैसी है देखिएगा, ए विद ए सिमिलर एंड इक्वल चार्ज, दोनों चार्ज प्लेट्स के ऊपर सेम चार्ज है, दोनों प्लेट्स के ऊपर क्या है बेटा, सेम चार्ज है, और उनकी मैग्नीट्यूड भी क्या है बेटा, सेम है। दूसरा पार्ट वो कहता है विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्ज, दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है लेकिन मिकदार दोनों पे क्या है, सेम है बेटा। तो जरा देखिएगा, हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। हम यहाँ पे ले लेते हैं बेटा एक पॉजिटिव चार्ज बेटा इस प्लेट के ऊपर, और यहाँ पर एक और प्लेट है बेटा, उसके ऊपर भी कौन चार्ज है, सिमिलर चार्ज होगा, ये भी पॉजिटिव। दोनों में चार्जेस की मिकदार क्या है, सेम है। अब इन दोनों के दरमियान में बेटा जरा देखो, एक पॉजिटिव चार्ज और रखा हुआ है, क्यों, समझ आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं बेटा, क्या होती हैं, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं। जरा देखिएगा, ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी इस प्लेट की वजह से। ठीक है, और इधर से ही पॉजिटिव से क्या होंगी, ओरिजिनेट होंगी, पैदा होंगी, और वो इधर से मूव करेंगी बेटा। बात समझ आ गई। अब दोनों चार्जेस की मिकदार क्या है, सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी हमने देखा था किस पे डिपेंड करती है, चार्ज की मिकदार पे। बात समझ आई। जब चार्ज सेम है तो चार्ज सेम होने की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों इंटेंसिटीज क्या होंगी, सेम होंगी, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है, ऑपोजिट है। क्या है बेटा, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, तो फिर हम ये कहेंगे कि दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगी, कैंसल आउट। तो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी तो वो क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज इक्वल टू जीरो। इसको E1 का नाम दे दो, इसको E2 का नाम दे दो, कैसे आया है इसको चेक कर लेते हैं कि भाई E1 प्लस माइनस E इज इक्वल टू जीरो बेटा। जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो हो जाती है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू EQ। ठीक है, जब E की वैल्यू जीरो है तो फोर्स की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स क्या है बेटा, जीरो। बात समझ आ गई। तो ये नजर आ रहा है, हाँ जी, ठीक बेटा। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट बेटा मैं यहाँ कर देता हूँ, बी पार्ट। इसी तरह कि हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक, इसके ऊपर कौन चार्ज पाया जाता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर ये जो प्लेट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है बेटा। अब दोनों की मिकदार सेम है लेकिन डायरेक्शन और नेचर क्या है बेटा, दोनों की ऑपोजिट है बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर इनके दरमियान हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी बेटा, और इस इलेक्ट्रिक इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो इसमें जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट हो जाती है बेटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सपोर्ट करेंगे। इसको E1 का नाम दे दें, इसको E2 का नाम दे दें, तो फिर बेटा E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी E वो बराबर होगी E1 प्लस E2, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, 2E हो जाए। लेट्स सपोज दोनों की अगर हम कह दें ये भी E है और ये भी E है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, 2E। क्या हो जाएगी बेटा, 2E। तो अब हम अगर फोर्स मालूम करें, फोर्स F इज इक्वल टू QE नेट। ठीक है, तो E नेट तो डबल है तो QE हो जाएगी बेटा। बात समझ आ गई।
तो ये फोर्स क्या लग रही है इसके ऊपर, चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगी बेटा, क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, और ये मूव करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इधर ये चार्ज, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रही थी, 0, तो ये चार्ज मूव नहीं करेगा बेटा, यहीं पे पड़ा रहेगा। बात समझ आ गई, ना इस प्लेट की तरफ जाएगा ना इस प्लेट की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों प्लेट इसको रिपेल कर रहे हैं विद द सेम फोर्स, विद द सेम फोर्स बेटा, ठीक है। क्वेश्चन हम पढ़ने लगे हैं, वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती बेटा। वाई, ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती, हमें ये बताना है बेटा। जरा देखिएगा, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज है बेटा, ठीक है। तो जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है वो क्या होती है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरह से, ठीक है। ये डायग्राम आपने बनानी है बेटा, ठीक। ये हमारे पास फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है बेटा, ठीक है। तो जरा देखिएगा कि अगर हम ये डायरेक्शन मैं शो कर दूँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, अगर मैं इस पॉइंट P के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मालूम करना चाहता हूँ तो फिर बेटा कैसे मालूम करेंगे, ये हमने पहले पढ़ा भी हुआ है बेटा, जब हम पढ़ रहे थे। तो हम इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या करेंगे बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, समझ आ रही। अब इस पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक ही है बेटा, वो किस डायरेक्शन में, इस टेंजेंट के अलोंग, किसके अलोंग बेटा, टेंजेंट के अलोंग बेटा, बात समझ आ रही। तो अब देखो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करें तो उसकी डायरेक्शन ये है बेटा। अब इस पॉइंट के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एक ही है बेटा, बात समझ आ रही। तो अब जरा देखो, एक मैं लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूँ और एक लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या कर रही हैं बेटा, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है, और इस पॉइंट के ऊपर इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है। तो दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन है, एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन, इधर एक पॉइंट के ऊपर एक ही डायरेक्शन है बेटा। तो जब एक डायरेक्शन होती है तो फिर हम वो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। जब एक लाइन दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर मोर देन वन डायरेक्शन हो, मोर देन वन डायरेक्शन हो, जैसे मोर देन वन डायरेक्शन है पॉइंट, सर्टेन पॉइंट के ऊपर, तो फिर एक दूसरे को क्या कर रही है, कट। अब इधर एक ही डायरेक्शन है, यूनिट डायरेक्शन है बेटा, तो फिर क्या होगा, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। अब इसके लिए ये है कि मोर देन वन डायरेक्शन होनी चाहिए एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, विच इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल, जो कि फिजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। तो फिर हम ये कहेंगे कि इसके लिए एक डायरेक्ट, ये जो फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है इसकी सर्टेन पॉइंट के ऊपर, एट सर्टेन पॉइंट हैव ओनली वन डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है सर्टेन पॉइंट के ऊपर ओनली वन डायरेक्शन है बेटा, ठीक है। अच्छा, तो इंटरसेक्ट करने के लिए कितनी डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती हैं, टू इंटरसेक्ट इट मे रिक्वायर्ड मोर देन वन डायरेक्शन। इन दो डायरेक्शंस भी हो सकती हैं, तीन डायरेक्शन भी हो, देखो ये अगर देखो कितनी डायरेक्शंस हो गई हैं, तीन, तो एक से ज्यादा होनी चाहिए, मोर देन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो विच इज नॉट फिजिकली पॉसिबल, फिजिकली नॉट पॉसिबल। बात समझ आ गई। तो ये बेटा डायग्राम भी आपने साथ बनानी है बेटा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, इफ ए पॉइंट चार्ज q of mass m is released in non-uniform electric field, एक चार्ज है जिस पे मैंने इंक्लूड किया बेटा q है और मास कितना है, m है, रिलीज को छोड़ा गया है किसमें बेटा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। द फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, फील्ड लाइंस क्या कर रही है बेटा, पॉइंट करेंगे द सेम डायरेक्शन। विल इट मेक ए रेक्टिलिनियर मोशन,
क्या ये एक लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा चार्ज? तो देखते हैं। यस, इट विल मेक ए रेक्टिलिनियर मोशन बेटा। वो कहता है कि भाई आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो क्या बेटा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब फील्ड लाइंस के दरमियान जो आपकी जो सेपरेशन होती है वो यूनिफॉर्मिटी को शो करती है। किसको शो करती है बेटा? कि भाई आपकी फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं है, ठीक है। अगर आपकी जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं इक्वली स्पेस्ड हैं, क्या है बेटा, तो आपकी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। क्या होगी बेटा? यूनिफॉर्म। अगर आपकी फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस नहीं है तो आपकी फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी बेटा। बात समझ आ गई? और दूसरी बात बेटा ये कि अगर फील्ड लाइंस क्लोज हैं, आप एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं, तो आप कहेंगे हमारी फील्ड स्ट्रॉन्ग है। क्या है बेटा? यानी फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। समझ आ गई? अगर फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर हैं बेटा, तो हम कहेंगे हमारी फील्ड क्या है? वीक है, यानी कि फील्ड स्ट्रेंथ कम है बेटा। समझ आ गई? तो अब जरा देखिएगा, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे हम एक और चार्ज रख देते हैं Q, ठीक है, और उसका मास क्या है बेटा? M है। अब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे क्या लगाएगा? फोर्स। क्या लगाएगा बेटा? फोर्स। और ये चार्ज एक लीनियर मोशन परफॉर्म करता हुआ फील्ड से बाहर चला जाएगा बेटा। बात समझ आ गई? इसने मोशन कौन सी परफॉर्म की है? लीनियर। कौन सी मोशन परफॉर्म की है? लीनियर। तो हम कहेंगे यस, when a charge is placed in a non-uniform electric field it will perform a rectilinear motion। कौन सी मोशन परफॉर्म करेगा? रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर मोशन ही परफॉर्म करेगा। बात समझ आ गई? तो जो कि रेडियली, अब देखो ना, यहाँ चार्ज रखेंगे तो इधर जाएगा, यहाँ चार्ज रखेंगे तो इधर जाएगा, यहाँ चार्ज रखेंगे तो इधर जाएगा बेटा। तो रेडियली जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में वो लीनियर मोशन परफॉर्म करता जाएगा बेटा। बात समझ आ गई? और करता करता फील्ड से बाहर चला जाएगा। फील्ड से बाहर जाके क्या हो जाएगा बेटा? रुक जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगना बंद हो गई है। क्योंकि फील्ड एक ऐसा ही रीजन होता है जिसके अंदर एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर अपनी फोर्स लगा सकता है। अगर फील्ड से बाहर चला जाए तो उस चार्ज को कोई इफेक्ट नहीं होता। बात समझ आ गई? कहता है 7th क्वेश्चन में, इज E नेसेसरीली जीरो इनसाइड ए चार्ज रबर बैलून। एक चार्ज रबर बैलून है आपके पास, क्या उधर इलेक्ट्रिक फील्ड वाकई जीरो होगी? लाजमी तौर पर जीरो होगी। इज स्फेरिकल। बैलून क्या है बेटा? स्फेरिकल है। Assume that charge is distributed uniformly over the surface। वो कहता है कि inside the charge balloon, एक spherical balloon है आपके पास और उसको आपने क्या किया हुआ? चार्ज। और उस चार्ज बैलून के इनसाइड क्या आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो नेसेसरीली जीरो, लाजमी जीरो होगी जब आपका चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जबकि आपका जो चार्ज है सरफेस के ऊपर क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो बताएं ज़रा, क्या इनसाइड द चार्ज बैलून इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नॉन जीरो होगी? चेक करते हैं। तो हमने पहले बेटा ये जब गॉल्स लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी तब भी हमने इसको डिस्कस किया था कि वाकई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जीरो होती है। तो अब देखो स्फेरिकल बैलून हम कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारे पास एक बैलून है बेटा, ठीक है, और ये स्फेरिकल शेप का है, और इधर से हम इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इस तरह से। पहला स्टेप यही होता है ना? अच्छा, ये जो आपका जो बैलून था ये चार्ज है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज इसके ऊपर क्या है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है बेटा थ्रू आउट द सरफेस। अब जरा देखो, ये चार्ज बैलून था और ये सेंटर से लेके बैलून तक का जो रेडियस था वो क्या था बेटा? आर। और आपने पहला स्टेप जो करते हैं वो गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? और उसका जो रेडियस था वो आर प्राइम था बेटा। आपने क्या की? गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट की एज किस तरह से कि आर जो रेडियस था वो आर प्राइम से क्या था बेटा? बड़ा था बेटा। बात समझ आ गई? तो जो दूसरा स्टेप होता है वो हम उसमें टोटल चार्ज मालूम करते हैं कि एक क्लोज बॉडी ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है बेटा, ठीक है। तो हम देखेंगे टोटल चार्ज इनसाइड द बैलून कितना है बेटा? जीरो। टोटल चार्ज इनसाइड द बैलून कितना है? जीरो। टोटल चार्ज, दूसरा स्टेप कर रहे हैं, इनक्लोज्ड बाय बैलून
वो है बेटा Q और वो उसकी वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। अब तीसरा स्टेप अगर हम करें, तीसरा स्टेप क्या था बेटा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते थे। क्या मालूम करते थे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते थे। तो जरा देखिएगा, अगर हम यहाँ पे क्या कह दें कि E डॉट फ्लक्स का फार्मूला क्या था बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का E डॉट ए, ये ई ए। तो आपके पास ए क्या है, ये क्योंकि स्फीयर है तो कोई ना कोई रेडियस है, तो ये क्या होगा बेटा, ये हम पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर लेते हैं। जरा देखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अप्लाइंग द गॉस लॉ अगर हम देखें, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है बेटा यहाँ पे 0, चार्ज की वैल्यू क्या है बेटा 0, तो फिर आपके पास बेटा ये फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई ई की वैल्यू 0, ठीक है बेटा। अब चौथे पार्ट में बेटा हम क्या करते हैं, गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं। फाई इज इक्वल टू ई ए, फाई इज इक्वल टू ई ए। अब ये भी फाई का फार्मूला है और फाई की वैल्यू ये भी है आपके पास, तो आप इन दोनों क्या कर लेंगे बेटा, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लेंगे। 1 एंड 2, फाई ई इज इक्वल टू 0, ई ए इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड आपस में दोनों की क्या होंगी, इक्वल होंगी। बेटा बात समझ आ गई। तो अब ई ए इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है, या तो ई 0 है इस वजह से प्रोडक्ट 0 आ गया, या फिर ए 0 है इस वजह से दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया बेटा 0। बात समझ आ गई। अगर एक चीज 0 है तो प्रोडक्ट दोनों का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0। अब क्योंकि स्फीयर का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्फीयर, वो बेटा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा, अब स्फीयर का रेडियस क्या है, नॉन जीरो है, और ये 4 पाई भी कांस्टेंट, ये भी नॉन जीरो है, आर भी नॉन जीरो है, तो फिर बेटा क्या होगा, इसका एरिया जो होगा वो नॉन जीरो होगा। क्या होगा बेटा, नॉन जीरो, क्योंकि कोई चीज जीरो होती तब ये जीरो होता ना एरिया, तो एरिया इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा बात समझ आ गई। तो पता क्या चला, जब एरिया 0 नहीं है तो प्रोडक्ट दोनों का क्या है 0 है, तो अंडरस्टूड बात हो गई कि E इज इक्वल टू 0। तो फिर हम कहेंगे कि भाई इससे क्या पता चला कि E की जो वैल्यू है वो क्या है 0 है, वो क्या है बेटा 0। बात समझ आ गई। तो फिर हम कहेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नेसेसरीली 0 इनसाइड द होलो चार्ज बैलून। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 वो कहता है कि इज इट ट्रू, क्या ये सच है, दैट गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। जो आपका गॉसेस